हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज आपकी क्लास रहने वाली है भौतिक विज्ञान में। टॉपिक हमारा रहने वाला है तरंग और ध्वनि। ये दो चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले तरंग का हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 25 आपके क्वेश्चन किए थे। जो भी आपके पीवाईक्यू थे, जो भी आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए थे क्वेश्चन, सारे आपके इंपॉर्टेंट थे। यही क्वेश्चन आपने वो कवर नहीं किए थे, जाके वो भी कवर करिएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, तरंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जैसे ही तरंग चैप्टर खत्म होता है, ध्वनि के जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस बार देखेंगे। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आप एकदम फ्री में रहने वाली है। कोई इसका पैसा नहीं पड़ने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले, और हर मॉक टेस्ट में आपको 20 साइंस के टेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं, और आपकी तैयारी को एकदम बूस्टर प्रदान करेंगे। इस कंटेंट को पाने के लिए, इस टेस्ट सीरीज को पाने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम पे को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको टेस्ट सीरीज फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी करनी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, हमारा कॉल का नंबर है। आप इससे संपर्क करके आप अपने करियर से रिलेटेड डाउट जो भी है, वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो तरंग का हम लोग स्टार्ट करेंगे, तरंग के बाद हम लोग ध्वनि पे चलेंगे। तो पहला तरंग का क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर और तरंगर्थ उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो था, ये टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हमारी गर्तों की संख्या कितनी है। देख लेते हैं, आप सॉल्व करेंगे। गर्तों की संख्या तो ये आपकी है 20। ठीक है, कितनी है? 20 है। तो हम लोग क्या ज्ञात करनी है? आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो एन हम लोग ज्ञात करना है। तो एन बराबर, तो हम लोग ने क्या करते थे, गर्तों की संख्या ऊपर रखते थे, और जो टाइम लगता था उसको हम लोग नीचे कर रखते थे। 0.4, तो 0.4 हटाएंगे, 0 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4 से जब 200 का भाग करेंगे, तो ये आपका आएगा 50 हर्ट्ज। कितना आएगा? 50 हर्ट्ज, क्योंकि 4 पंचे 20 और 0 ये आपका, तो 50 हर्ट्ज ये आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 हर्ट्ज तरंग की आवृत्ति होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपका ग्रुप डी में आया भी है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आपको समय ज्ञात करना है, कितना लगेगा। सबसे पहले देखें, एन हमारा कितना है, तो ये है 500 हर्ट्ज है। ठीक है, लैम्डा कितना दे रखा है हमको, तो 0.4 मीटर। ठीक है, तरंग दैर्ध्य हमारी कितनी? 0.4 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर वी अपॉन एन से। तो हम लोग को वी ज्ञात करना है। सबसे पहले वी क्या हमारा, तो वी बराबर ये होगा एन इंटू लैम्डा। तो ये आपका हो जाएगा 500 गुणे 0.4। तो ये आपका आएगा 200 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल हो गई है। ठीक है, इतनी चाल से ये तरंग उत्सर्जित कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, समय निकालेंगे, कितना समय लगा। तो समय का फार्मूला क्या होता है, आपको सभी को पता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी हमारी कितनी है, तो ये हमारी है 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर दूरी तय करता है। तो 600, और चाल हमारी कितनी है, तो ये 200 मीटर है। ठीक है, 200 मीटर प्रति सेकंड है। 200, तो ये आप हल कर लेंगे, 0 से 0 खत्म, 2 तियाँ 6। तो कितना आ गया आपका आंसर? 3 सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, 3 सेकंड आंसर आ गया, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका खालिस्तान बनना है कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला इसका आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग की गहराई को उसका आयाम कहा जाता है। यहाँ पे आयाम होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं तरंग का समय काल। क्या कहेंगे? तरंग का समय काल कहेंगे। बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। समय अंतराल होगा। समय अंतराल आपसे पूछा गया है। तो आवर्तकाल की फार्मूला क्या होता है, आवर्तकाल बराबर, या समय अंतराल, तो ये होगा 1 अपॉन आवृत्ति, जो भी आपकी आवृत्ति है।
ठीक है। तो 1 और आवृत्ति कितनी हमारी है, तो ये हमारी है 20 हर्ट्ज यानी 20 को नीचे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देखिए पहले आपको दशमलव, इसके बाद जीरो, तो जीरो बढ़ेगा। ठीक है, इसका और जीरो बढ़ेगा तो ये आपका 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 0.05 सेकंड। ये आंसर आ गया, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, याद आप कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु हवाई अड्डे पर, ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि जो हवाई अड्डे होते हैं वहाँ पर जो पुलिसकर्मी या फिर सियासत के जवान होते हैं वो किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं। जो कोई व्यक्ति ठोस वस्तु ले जा रहा है, जैसे मान लीजिए गन ले जा रहा है, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, किस तरंग का उपयोग करते हैं। तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है आपका एक्सरे। ठीक है, एक्सरे इसका आंसर होगा। जो कौन सी तरंग इस्तेमाल करते हैं, जो उनके पास वस्तु होती है तो एक्सरे तरंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है उनके पास जो मेटल है वो सामने दिख सके। ठीक है, और एक्सरे कैसी तरंग होती है, तो ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। कैसी, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो ये आपको याद रखना है कि कैसी तरंग होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। क्वेश्चन ये आपका आ चुका है कि एक्सरे किस प्रकार की तरंग है, तो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसके अलावा इसकी खोज किसने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। खोज तो की थी रॉटजन ने। किसने, रॉटजन ने की थी। कब, तो 1895 में। ठीक है, याद रखिएगा एक्सरे की तरंग का उपयोग किया जाता है। अगला देखें क्वेश्चन क्या हमारा है। इंफ्रारेड किरणें क्या हैं, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगें। क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं ये। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। सही इसका आंसर रहने वाला है वो है गामा। गामा जो किरणें होती हैं इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसकी खोज किसने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है, तरंग दैर्ध्य की खोज तो ये की थी बेकुरल ने की थी। किसने, बेकुरल ने की थी। और देखिए आपको एनटीपीसी एग्जाम में आया तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आगे क्वेश्चन देखिए। दृश्यमान विकिरण यानी विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर रहने वाला होगा आइजैक न्यूटन ने की थी। किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने की थी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पास के बारे में, जो आपको मात्र 49 रुपये में मिलने वाला है। इस मॉक टेस्ट में आपको इंडिया में लागू होने वाले 250 प्लस एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 49 रुपये में। जैसे मान लीजिए आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप रेलवे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा बैंकिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता था पहले, आपको पहले हर एक एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट खरीदने पड़ते थे। लेकिन अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मॉक टेस्ट जो मात्र 49 रुपये में रहने वाला है, और ये सारे आपके एग्जाम लगभग 250 प्लस एग्जाम है। एसएससी के सारे एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम, बैंकिंग के सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मात्र 49 में मिलेंगे, एक अफोर्डेबल प्राइस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो 24/7 आपको चैट सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है, ताकि आप कोई भी दिक्कत है क्वेश्चन में तो आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं, अपनी डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यदि आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप मॉक टेस्ट खरीदें, चाहे हमारा ना खरीदें, दूसरे का खरीदें, लेकिन मॉक टेस्ट खरीदें और अपनी तैयारी को अच्छा करें, और इसी प्रकार से अपने माता पिता का नाम रोशन करें, जल्दी से नौकरी पाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है पराबैंगनी किरणें। कौन सी है, पराबैंगनी किरणें, 20 का सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता ही होगा जो पराबैंगनी किरणें होती है, विकिरण होता है, वो क्या है, हमारी ओजोन परत का भी क्षरण कर रहा है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग जो होती है प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है। ठीक है, निम्न में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका आवृत्ति। क्या होगा, दोलनों की संख्या कैसे नापते हैं, तो आवृत्ति से नापते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। ध्वनि की आवृत्ति एन
तरंग दैर्ध्य लैम्डा और चाल v के बीच क्या संबंध है? तो संबंध है v बराबर क्या है आपका होगा लैम्डा इंटू एन। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। v बराबर लैम्डा इंटू एन, ये इसका आंसर रहने वाला है, ये इसके भी संबंध होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर प्रति सेकंड है। तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करनी है। देखिए आपको लैम्डा ज्ञात करना है, इसलिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर एन इंटू लैम्डा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? लैम्डा को इधर लाएंगे। जब लैम्डा को इधर लाएंगे तो v आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, आपका लैम्डा और नीचे क्या आएगा आपका? तो नीचे आपका आएगा n। ठीक है, ये आपका n आ गया। तो v हमारा कितना है? तो v हमारा है 36। 36 n हमारा कितना है? तो ये 50 है। 50, ठीक है, तो इसको कर लेंगे हम लोग सॉल्व। तो इसे तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 50 7 बजाय 7 बना 35, यानी कितना आएगा? 35 आएगा। कितना बचा यहाँ पे? तो ये बचा आपका 35, यानी आपका 10 बचा। फिर से बढ़ाएंगे इसके बाद आपको, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि 100 हुआ तो 50 इंटू 200, यानी आपको 100 हो गया। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.72 मीटर इसका आंसर होगा, डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको बतानी है, नहीं है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है आपका अल्ट्रासाउंड तरंगे होती है। ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, लेकिन रेडियो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव ये कैसी हैं? सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अनुपस्थ तरंगे हैं। अनुपस्थ तरंगे क्या है ये आपको बताना है। तो अनुपस्थ तरंगे कौन सी होती है? कि वे तरंगे जो माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। कैसी? लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो वो तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसलिए ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर रहने वाला है। एनटीपीसी में क्वेश्चन आपका आया है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ध्वनि तरंगे, जो ध्वनि हमारी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्वनि, तो ध्वनि में भी और पहला चैप्टर रहने वाला है, पहला टॉपिक है वो ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ध्वनि तरंगे, चलिए खालिस्तान मुन्ना है, मैं यात्रा नहीं करती। ध्वनि तरंगे किन में यात्रा नहीं करती हैं? तो चलिए, तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आपका निर्वात। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में यात्रा नहीं करती हैं, वायु में, पानी में, स्टील में, इस सब में यात्रा करती हैं, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं करती हैं। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में, आपके एग्जाम में आया है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनमें से किन में से यात्रा नहीं करती, तो निर्वात में यात्रा नहीं करती हैं। इसके अलावा आपको पानी हो गया, वायु हो गया, स्टील हो गया, इन सब में यात्रा करती हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? चलिए, ध्वनि तरंगे, खालिस्तान बनना है, तरंगे होती हैं, तो कौन कौन सी तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे? तो देखिए, दाब तरंगे होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वो भी होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये तरंगे आपकी नहीं होती है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती, इसके अलावा ये यांत्रिक तरंगे भी होती हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जो वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन हुई और अपनी पीडीएफ प्राप्त करिए और रिविजन करिए। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके नोट्स फ्री में उपलब्ध हैं। ठीक है, नोट्स और क्लास फ्री में आपको उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं, जो ध्वनि तरंग है इसकी विशेषता नहीं है। आयाम इसकी विशेषता बिल्कुल होती है, गति भी इसकी विशेषता होती है, समयावधि और आवृत्ति भी इसकी विशेषता होती है, लेकिन जो घनत्व होता है ये कोई विशेषता नहीं होती है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे, खालिस्तान बनना है, तरंगे होती हैं, तो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? देखिए, मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन हुआ था मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। उनको आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जो भी साथी मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं या जो भी साथी जो पुराने हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली साइंस क्लास मिल जाती है, सुबह 10 मिनट के 10 मिनट में मिल जाती है। यदि आप क्लास को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो की लेटेस्ट नॉलेज सबसे पहले आपके पहुंचे, और जैसे ही क्लास आए आप तुरंत देखें, अपनी तैयारी को और अच्छा करें, अपने माता पिता का और नाम रोशन करें। चलिए, ध्वनि तरंगे कौन सी होती हैं? तो जो होती हैं आपकी
यांत्रिक तरंगे, जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वो ध्वनि तरंगे भी होती हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यांत्रिक तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। अब बात करेंगे, देखिए आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि ध्वनि तरंगे तो यांत्रिक तरंगे होती हैं, लेकिन यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, तो अभेद्य तरंग जो पदार्थ के कारण कंपन करती हैं वो क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, किस भौतिक वैज्ञानिक ने, ठीक है, भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मापक जो मात्रक होता है के नाम को दिया गया था, यानी जो हर्ट्ज हमारा है, ठीक है, हर्ट्ज किसके नाम पे दिया गया था, तो सही आंसर होगा आपका हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, इनके नाम पे एसआई मात्रक दिया गया, ध्वनि की जो आवृत्ति है इसका एसआई मात्रक इनके नाम पे दिया गया था। 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, ध्वनि खालिस्तान बनना है में से संचरण कर सकती है, तो कैसे संचरण कर सकती है, सभी विकल्प देखते हैं क्या है आपका, केवल गैस, केवल द्रव पदार्थ, केवल ठोस पदार्थ, तो ये तीनों में संचरण कर सकती है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी विकल्पों, ठीक है। तो संचरण किसमें नहीं करती है, तो किसमें संचरण नहीं करती है, तो सही इसका आंसर, तो उसका आंसर होता है आपका निर्वात में, निर्वात में संचरण नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा गैस में, द्रव पदार्थ में, ठोस पदार्थ में, सब में ध्वनि संचरण करती है। क्वेश्चन देखिए क्या है, नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो सही इसका आंसर रहने का आपका ध्वनि सुरक्षा, ठीक है, ध्वनि सुरक्षा के रूप में किया जाता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्वनि खलिस्ता बनना है के कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका कंपन के कारण, किसके कारण, कंपन के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका हवा के दबाव के कारण, हवा के दबाव के कारण ये उत्पन्न होते हैं, सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की माने इकाई खालिस्तान बनना होती है या है कौन सी है, तो ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, हर्ट्ज होती है, ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति मापी जाती है वो हर्ट्ज के द्वारा मापी जाती है, इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा, हर्ट्ज के द्वारा मापी जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, बताया था क्वेश्चन आपको, 20 का सही आंसर होगा, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। आगे देखिए, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कारण खालिस्तान बनना है, तो हवा के कारण क्या करते हैं, तो हवा के कारण जो होते हैं वो क्या, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, ठीक है, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, इसका ए आंसर होगा। आगे देखिए, ध्वनि तरंग आपको खालिस्तान बनना है का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है, ध्वनि कैसा रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है, तो सही इसका आंसर होगा आपका यांत्रिक ऊर्जा, बताया था मैंने आपको इसी क्लास में आपको बताया कि ध्वनि कैसी है, यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हवा में ध्वनि तरंगे खालिस्तान बनना है होती हैं, तो हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो इसका होगा अंदर तरंगे होती है, कैसी होती है, अंदर तरंगे होती हैं, सी इसका सही आंसर होगा अंदर तरंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, तो किस पर भ्रमण करती है ये आपको बताना है, तो ये क्या है आपका विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न गति पे निर्भर करती है, जिस प्रकार का माध्यम होगा उसी प्रकार से ध्वनि तरंग भ्रमण करेगी, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, ध्वनि उत्पन्न होती है तो किसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, तो क्या होती है, वस्तुओं के कंपन होने के कारण, क्वेश्चन में आपको ये बता चुका हूँ इसी क्लास में, ध्वनि के कंपन, जो वस्तुओं के कंपन होते हैं उनके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है, तो निर्वात में नहीं जा सकती है, क्वेश्चन ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं और हो सकता है आपकी जो शिफ्ट हो उसी में क्वेश्चन ये आ जाए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या हमारा है, ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती हैं, बिल्कुल ठीक है, ये इस प्रकार से यात्रा करती हैं। ये मैकेनिकल तरंगे यानी यांत्रिक तरंगे, ये भी आपका ठीक है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता चाहे वो वायु हो, ठोस के रूप में हो,
किसी प्रकार का रोग हो, लेकिन इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये आपको गलत होगा। आगे देखिए, ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, या लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकते। मान लीजिए आप अपने घर से चिल्लाएं, आपका दोस्त का घर 1 किलोमीटर है, तो ये थोड़ी ना आपकी आवाज़ वहाँ तक चली जाएगी, क्योंकि ये यात्रा नहीं कर सकती है, लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकती। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? आंसर बताने से पहले बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी को यूं ही मजबूत बनाते रहें। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होता है आपका संपीड़न कहलाता है। ठीक है, उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था आज क्लास का। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।